सिंचाई क्षेत्र का वितरण। वितरण अर्थात बंटवारा। सिंचाई क्षेत्र का बंटवारा अर्थात भारत के अलग अलग राज्यों में सिंचाई क्षेत्र जो हैं वह अलग अलग देखने को मिलते हैं। जैसे आप जानते हो कि भारत विविधताओं वाला देश है, तो भारत के प्रत्येक राज्य में जमीन अर्थात मिट्टी के प्रकार भी अलग अलग है। उसी प्रकार से प्रत्येक राज्य में वर्षा का प्रमाण भी अलग अलग है। कई राज्य पर्वतीय क्षेत्र के हैं, कई राज्य पहाड़ी क्षेत्र के हैं, कई राज्य मैदानी क्षेत्र के हैं, कई राज्य नदियों के किनारे हैं, जिसके कारण वहाँ सिंचाई के क्षेत्र अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो आज इसी के बारे में हम लोग परिचय प्राप्त करेंगे, जो आपको 2 नंबर के लिए टिप्पणी में आता है। और इसके अंदर जो अंडरलाइन किया हुआ है वो अंडरलाइन में आप देखोगे विकल्प भी आपका समावेश हो जाएगा। सिंचाई क्षेत्र का वितरण भारत के प्रत्येक राज्य के संदर्भ में, भारत के प्रत्येक राज्य के संदर्भ में सिंचाई क्षेत्रों में बड़ा अंतर है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि भारत के प्रत्येक राज्यों में सिंचाई क्षेत्रों में बड़ा अंतर है, अर्थात कहीं पर वर्षा का प्रमाण अधिक होता है तो कहीं वर्षा का प्रमाण कम होता है, जिसके कारण यहाँ सिंचाई क्षेत्रों में अंतर देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश के तटीय जिले तथा गोदावरी कृष्णा नदी के मुख्य त्रिकोण प्रदेश, ओडिशा की महानदी का मुख्य त्रिकोण प्रदेश, तमिलनाडु में कावेरी का मुख्य त्रिकोण प्रदेश, पंजाब हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि देश के सघन सिंचाई क्षेत्र हैं। सघन मतलब यहाँ पर सिंचाई क्षेत्र का जो प्रमाण है, प्रतिशत है, वो अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक है। अब जो मैंने आपको बताया बच्चों, आंध्र प्रदेश के तट जिले के गोदावरी और कृष्णा नदी का मुख्य त्रिकोण प्रदेश, ये आपको एमसीक्यू में भी पूछा जाएगा। कैसे? तो इस तरह से कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी नदियों का मुख्य त्रिकोण प्रदेश है, तो आप बोलेंगे आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदी का मुख्य त्रिकोण प्रदेश है। ओडिशा में कौन से नदी का मुख्य त्रिकोण प्रदेश है, तो महानदी का मुख्य त्रिकोण प्रदेश है। तमिलनाडु में किस नदी का मुख्य त्रिकोण प्रदेश है, तो कावेरी नदी का मुख्य त्रिकोण प्रदेश है। अगला आपको विकल्प में पूछा जाएगा भारत देश के कौन कौन से राज्य में सघन सिंचाई क्षेत्र देखने को मिलता है, तो 3 राज्य बताएंगे, पंजाब हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि। पंजाब हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारत देश के इन राज्यों में सघन सिंचाई क्षेत्र देखने को मिलता है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का कुल सिंचाई क्षेत्र लगभग 4 गुना बढ़ा। तो एक और आपका लाइन विकल्प में तैयार हो गया बच्चों कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सिंचाई क्षेत्र का प्रमाण लगभग कितना गुना बढ़ा है, तो 4 गुना बढ़ा है। स्पष्ट बुआई क्षेत्र के लगभग 38% भाग, स्पष्ट बुआई क्षेत्र के लगभग 38% भाग में सिंचाई होती है। तो आपका एक दूसरा विकल्प तैयार हो गया कि भारत देश में स्पष्ट बुआई क्षेत्र के लगभग कितने % भाग में सिंचाई होती है, तो 38%। भारत के राज्यों में सिंचाई क्षेत्र के वितरण में, भारत के राज्यों में सिंचाई क्षेत्र के वितरण में बड़ी असमानता है। मिजोरम में स्पष्ट बुआई क्षेत्र में, मिजोरम में स्पष्ट बुआई क्षेत्र में केवल 7.3% क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो आप यही से अनुमान लगा सकते हैं कि मिजोरम ऐसा राज्य है जहां केवल सिर्फ 7.3% क्षेत्र में ही सिंचाई दिखाई देती है, जबकि पंजाब में सिंचाई क्षेत्र का प्रमाण 90% है। तो आप देख रहे हैं, पहली लाइन मैंने आपको बताया कि भारत के प्रत्येक राज्यों में सिंचाई क्षेत्र में बड़ा अंतर है, जिसका आप यहाँ स्पष्ट उदाहरण देख सकते हैं कि मिजोरम राज्य में सिंचाई का केवल कितना प्रतिशत है, 7.3%, जबकि पंजाब राज्य में सिंचाई का क्षेत्र कितना है, 90%। कुल सिंचाई क्षेत्र का प्रमाण स्पष्ट बुआई क्षेत्र के संदर्भ में बहुत असमानता देखने को मिलती है। अब मैं उन राज्यों की बात करूंगा जहां पर 40% से अधिक सिंचाई क्षेत्र देखने को मिलता है।
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, तमिलनाडु एवं मणिपुर। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, तमिलनाडु एवं मणिपुर में कुल बुआई विस्तार सिंचाई के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो पुरानी किताब है मेरे पास, यहाँ मैंने पेंसिल से लिखा है 40% से अधिक। जिसके पास नई किताब होगी, नई प्रिंट होगी, उसमें लिखा होगा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, मणिपुर राज्यों में 40% से अधिक सिंचाई का विस्तार देखने को मिलता है। तो आपने देखा ये पूरा आपका शॉर्ट नोट यानी टिप्पणी भी तैयार हो गई और एक एक वाक्य प्रश्न भी तैयार हो गए। सिंचाई क्षेत्र का वितरण। हम दूसरा प्रश्न शुरुआत करते हैं। जल संकट। जल प्रकृति से मिली अनमोल भेंट है। जैसे ही हमने प्रथम लाइन शुरुआत की वैसे ही आपका विकल्प आ गया, प्रकृति के द्वारा प्राप्त अनमोल भेंट का नाम बताइए। तो जल, प्रकृति के द्वारा मिली अनमोल भेंट क्या है? जल। जल संकट कैसे उत्पन्न हुआ? तो कारण मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर मैं आपको कारण बताऊंगा। जहां जहां पर कॉमा दिया हुआ है आप एरो बनाकर उस कारण को लिखेंगे। पहला कारण है बढ़ती जनसंख्या। दूसरा कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अनाज की बढ़ती हुई मांग। तीसरा कारण है नकदी फसलों का उत्पादन। यहां पर आप 2 पॉइंट बनाएंगे। पहला बताएंगे बढ़ती हुई जनसंख्या, दूसरा मुद्दा बताएंगे बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अनाज का बढ़ता हुआ मांग। तीसरा नकदी फसलों का उत्पादन। चौथा बढ़ता हुआ शहरीकरण। अगला लोगों का बदलता हुआ जीवन स्तर। अब आप कहेंगे कैसे लोगों का बदलता हुआ जीवन स्तर? तो जीवन स्तर मतलब लाइफ स्टाइल, लोगों का जीवन जीने का ढंग बदल चुका है। आपने टीवी पर एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन देखा होगा, आपने ये भी सुना होगा दिन में 3 बार 5 बार साबुन से हाथ धोइए। अब ये साबुन से हाथ धोना मतलब पानी का भी उपयोग किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि आजकल नए जमाने में, नए समय में जो आजकल घरों में बाथरूम का जो उपयोग किया जाता है नहाने के लिए, उसमें सभी लोग शावर का उपयोग करते हैं, नल का उपयोग करते हैं। जगह जगह पे नल लगे हुए रहते हैं और इन नलों में से निकलने वाले पानी का हम दुरुपयोग करते हैं। हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन का उपयोग किया जाता है। पहले क्या होता था कि लोगों को पानी की आवश्यकता होती थी, पानी भरकर लोग बाल्टी में लाते थे और उसे जग के द्वारा उपयोग करते थे। आज आधुनिक युग में सभी जगह नल की सुविधा हो गई है, जिससे पानी का बिगाड़ भी अधिक हुआ है और लोगों का उपयोग करने का तरीका भी बदला हुआ है, जिसे कहते हैं लोगों के बदलते हुए जीवन स्तर के परिणाम स्वरूप पानी की तंगी निरंतर बढ़ रही है। एक और मैं इसमें समझाना चाहूंगा, जीवन स्तर में आज आप कहीं भी जाते हो, कहीं भी कोई भी प्रसंग में, कोई भी कार्यक्रम में, तो हम लोग क्या करते हैं, तरह तरह के परफ्यूम, पाउडर और ये अन्य सुगंधित इत्र का उपयोग करते हैं। इन सभी के बावजूद जब हम वापस घर आते हैं तो सारे परिवार को, है ना, कपड़ों को धोना, उसका नए तरीके से उसको साफ करना, इन सभी में पानी का दुरुपयोग ज़्यादा होता है। फिर लोगों में देखते हो घरों के ऊपर टंकी का उपयोग होता है, अंडरग्राउंड टांकी होती है, छत के ऊपर टांकी होती है, जिससे पानी का भी उपयोग के साथ साथ बिगाड़ भी देखने को मिलता है। इस तरह से उनका बदलता हुआ जीवन स्तर पानी की तंगी में निरंतर बढ़ोतरी कर रहा है। ठीक है। वर्तमान समय में भी पश्चिमी राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों, शुष्क अर्थात सूखा क्षेत्र, वर्तमान समय में भी पश्चिमी राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों तथा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, प्रायद्वीपीय अर्थात जो भाग तीनों ओर समुद्रों से घिरा हो, राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों तथा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के आंतरिक भागों में जल संकट की गंभीर समस्या है। सैकड़ों गांव तथा कुछ नगरों में भी, सैकड़ों गांव तथा कुछ नगरों में भी पानी की गुणवत्ता घट रही है। इससे अनेक जलजन्य अर्थात जल से जुड़ी हुई बीमारियां फैलती है। पेयजल की प्राप्यता तथा शुद्धता जीवन की आधारभूत आवश्यकता है।
पीने के पानी की सुविधा बढ़ाने के लिए किए गए प्रयत्नों के बावजूद भी पानी की मांग और उसकी आपूर्ति के बीच बड़ा अंतर है। तो आप यहाँ पर से परिचय ले सकते हो, अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। जैसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत के कौन से राज्यों में आज भी आंतरिक भागों में जल संकट की गंभीर समस्या है, तो आप बताओगे पश्चिमी राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों और प्रायद्वीप पठारी प्रदेश के आंतरिक भागों में वर्तमान समय में जल संकट की गंभीर समस्या दिख रही है। अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि पानी का जो स्तर, पानी की गुणवत्ता घट रही है, उससे कौन सी बीमारियां फैलती है, तो आप बता सकते हो जलजन्य बीमारियां फैलती है। और बच्चों ये भी बताया गया है कि पेयजल की जितनी आवश्यकता होती है हम उतनी पूर्ति कर पाते नहीं है। जितनी शुद्ध पानी की मांग है उतनी हम पूर्ति नहीं कर पाते। आप यहाँ देख सकते हैं आज भी भारत के 8%, कितने प्रतिशत? भारत के 8% शहरों में पेयजल की तीव्र कमी है। आप यहाँ देख रहे हो, जो मैंने अंडरलाइन किया यहाँ पे निशान लगाया, आज भी भारत में 8% शहरों में पेयजल की तीव्र कमी है। पेयजल अर्थात पीने लायक पानी की कमी है। भारत देश के लगभग 50% गांवों को आज भी 50% गांवों को आज भी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना बाकी है। तो देख सकते हो जल संकट का कितना गंभीर समस्या बना हुआ है। भारत में सिंचाई सुविधा में भारी मात्रा में वृद्धि हुई, इसके बावजूद दो तिहाई कृषि क्षेत्र अभी भी वर्षा पर आधार रखते हैं। मैंने अभी भी बताया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सिंचाई की सुविधा में 4 गुना बढ़ोतरी हुई, इसके बावजूद 2/3 अर्थात 2 तिहाई कृषि क्षेत्र आज भी वर्षा पर आधारित है। वर्तमान समय में कुएं एवं ट्यूबवेल द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में पानी बाहर निकालने से भूमिगत जल का स्तर नीचा गया है। तो वर्तमान समय में हम लगातार किससे पानी निकाल रहे हैं? कुएं और ट्यूबवेल के द्वारा, जिसके कारण हमारा वर्तमान समय में भूमिगत जल कैसा हो गया? स्तर नीचा चला गया। परिणाम स्वरूप जल संसाधन घटा है। कुछ राज्यों में भूमिगत जल को अधिक मात्रा में निकालने से देश में गंभीर प्रश्न खड़े हुए हैं। पानी की घटती गुणवत्ता और बढ़ती तंगी जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कृषि के अलावा उद्योगों में भी पानी का अनियंत्रित उपयोग होता है। घरेलू तथा इकाइयों के दूषित जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। ये लाइन जो आप देख रहे हो, ये लाइन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? घरेलू तथा इकाइयों मतलब उद्योग से निकलने वाला, घरेलू तथा उद्योग के इकाइयों के दूषित जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। तो आपने देखा जल संकट के बारे में एरो बनाकर लिखना है। दूसरा सिंचाई क्षेत्र का वितरण देखा, एरो बनाकर लिखना है। सभी विद्यार्थियों से यही निवेदन है, मेहनत लगन से आप अपनी पढ़ाई करते रहे ताकि आप बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर पा सकें। और जो भी पाठ का वीडियो भेजा जा रहा है उसे लगातार पढ़ते रहें ताकि परीक्षा में आप सारे प्रश्नों को हल कर सकें।